आइए सुनते हैं कहानी अंधेरा। साथ वाली मेज खाली हो गई है, पर मुकुंद को लग रहा है कि वो खाली नहीं है। उसकी आंखें पहले की ही तरह उस मेज पर तैर रही हैं। उनकी बातों और ठहाकों की उसके मस्तिष्क में बराबर घुड़दौड़ हो रही है और अनिच्छा पूर्वक ही वो पांडे के बारे में सोच रहा है। उसे पांडे का 2 रुपए बतौर टिप के देना बुरी तरह खल रहा है, जबकि वो उसके मुंह का जायका एकदम कड़वा हो जाता है। वो चाय के प्याले को यूं घूरता है जैसे उसमें चाय न होकर जहर है जो उसने पिया है। फिर भी वो चाय का एक घूंट और भर लेता है। पांडे कुछ ही क्षण पहले बहुत उदास था, सिर झुकाए, बिल्कुल मुकुंद के समान ही सोफे में धंसा हुआ था। मुकुंद को लगने लगा था वो भी उसी के समान दुखी है। शायद इसीलिए वो उनकी मेज की ओर सरक आया था। उस टोली को शोर मचाते रेस्तरां में दाखिल होते देखकर उसे बहुत अटपटा लगा था। मन हुआ कि रेस्टोरेंट से भाग जाए, मगर वो ऑर्डर दे चुका था। साथ ही उसने पांडे को देख लिया था। उसके संबंध में सोचते सोचते मुकुंद के होंठ फैल जाते हैं। सिगरेट का लंबा कश खींचकर वो धुआं दरवाजे की तरफ भगा देता, जैसे उसका ख्याल हो ये धुआं उसे वापस लेवा लाएगा। पांडे, आज नीलकंठ की यकीनन जीत होगी। ये सचमुच नीला घोड़ा है। मुकुंद के कानों में गूंज उठता है। सुनकर पांडे का जर्द चेहरा अपने साथी के चेहरे पर स्थिर हो गया था और वो सूखे पत्ते की तरह चुरमुराने लगा था। राजीव, लगता तो मुझे भी है, लेकिन उसकी आंखें काले गड्ढों से बाहर गिरने सी लगी थीं। दोस्त, डरता हूं। सब कुछ तो ये घोड़े साथ ले गए हैं। अब ये 400 रुपया जाने बीवी ने कहां से जमा किया है। हिम्मत टूट रही है। सेठ गोविंद राम गुगलानी की आंखों से मुस्कुराहट बाहर बिखरने लगी थी। वो बोला था, राजीव सचमुच मास्टर है इस खेल का, कभी धोखा नहीं खाता। मैंने इसे पूना और बंबई की रेसों में भी देखा है। सेठ, मेरी बेटी की सगाई है अगले महीने, अगर न आया तो। मुकुंद का सहसा मन होता है कि वो एकदम रेस्टोरेंट से भागे और पांडे को रोक ले। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसकी बेटी की सगाई न हो सकेगी। उसकी बेटी, पर उसे लगता है कि वो उठ नहीं सकता। उसे अचानक अपनी बहन नीति की याद आ जाती है और उसका जिस्म शिथिल पड़ जाता है। सिर्फ उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। नीति, तुम्हारा इलाज कैसे हो? नीति, तुम ठीक हो जाओ ना। तुम आप ही ठीक हो जाओ नीति। मैं असमर्थ हूं। उसकी पथराई हुई सी आंखें नीति को देख रही हैं। वो दफ्तर में अपनी सीट पर बैठा था। तनख्वाह बंटने में अभी देर थी। वो अपने निजी हिसाब में लगा हुआ था। वो बहन के इलाज के लिए अधिक पैसे नहीं बचा पा रहा था। उसकी झुंझलाहट एकदम बढ़ गई थी। वो अपने को कोसता कोसता बहन को कोसने लगा था। आंखें मीचकर दांतों से निचले होठों को काटता हुआ बुदबुदाया था, नीति, तुम मर क्यों नहीं जाती? मुकुंद, तुम्हारी बहन का क्या हाल है? उसका मन हुआ था कि वो ढोंडियाल को धकेलता हुआ भाग जाए, पर वो ऐसा करने में असमर्थ था। अनिच्छा पूर्वक सिर हिला दिया था। वैसा ही है। डॉक्टर एडवानी, सुना है दिमागी बीमारियों का माहिर है, पर कमबख्त पैसा बहुत लेता है। बहुत सोचता हूं कि उसे दिल्ली ले जाऊं। गांव में वो अब ठीक नहीं हो सकेगी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उसका गला भर आया था। वो उदास सी एक दृष्टि ढोंडियाल पर डालकर चुप हो गया था। उसके पास इलाज के लिए रुपए कभी भी नहीं हो सकते। उसके चेहरे पर निराशा की परतें चढ़ती जा रही थीं। यहाँ तो अपना खर्च ही ठीक से नहीं चलता। वो हार मानकर जेब में पड़ा टेढ़ा मेढ़ा सिगरेट निकालकर सुलगाता है। उसे लगता है नीति कभी ठीक नहीं होगी। उसकी सगाई टूट जाएगी। बरसों से तो घिसटती चली आ रही है। वो सिगरेट का एक जोर का कश लेता है और सोचता है, काश काश उसकी नौकरी 2 बरस पहले लग जाती। नीति अपने घर चली जाती। इस समय तो उसके 2 एक बच्चे भी होते। इसे बीमार होना था तो अपने घर होती। साथ वाली मेज फिर भर गई है। हंसी में लिपटी हुई बातें उसके इर्द गिर्द फुलझड़ी की तरह छूटने लगी हैं। मुकुंद जाने क्यों उनमें पांडे की तरह कोई उदास आदमी देखना चाहता है। उसका मन यूं ही खींच से भर जाता है। जल्दी जल्दी कुछ लो, फिर देर हो जाएगी। बॉय,
अभी घंटा 1.5 घंटा पड़ा है चतुर्वेदी साहब, पहली रेस तो। मुकुंद का सिर फटने सा लगता है। उसकी खींच और भी बढ़ जाती है। सोचता है, ये रेस्टोरेंट है या रेस का मैदान? जो भी कमबख्त आता है रेस की बात करता है, वो बुरी तरह भिन्न आ जाता है। मैं तो नीलकंठ पर बहुत बड़ी रकम लगा रहा हूँ, बाकी तो साले बिल्कुल मरियल हैं। प्रिंस, फ्लाइंग, किंग कॉन्ग, डैनियल, एकदम बोगस। मेरा ये आखिरी दिन है आज। 70-80 हजार जीतने का प्लान है मेरा। एक पहुंचे हुए साईं बाबा ने आज एन से शुरू होने वाले घोड़े पर खेलने को कहा है। किसी से बोलना मत। एक बार 2000 इसी बाबा की बदौलत मैंने जीते थे। मुकुंद के होंठ फैल जाते हैं। वो एक सिगरेट निकालकर फिर सुलगाता है और बहुत लंबा कश खींचकर पूरे जोर से धुएं को दरवाजे की तरफ उछाल देता है। फिर वैसे ही दूसरा कश खींचता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरने लगती है और पांडे का जाते समय का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे सामने नजर आने लगता है। उसका मन भी चाहता है कि बैरे को 2 रुपए बतौर टिप के छोड़ जाए। वो सामने खड़े ऊँघते बैरे की ओर देखता है और सहसा उसे लगता है कि वो बेहद थका हुआ है। वो मुस्कुरा नहीं सकता। वो फिर सोचने लगता है। उसे याद आता है, मुकंदी, तुम मेले से आए और नीति के लिए कुछ नहीं लाए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बापू गुस्से में बोले थे। बापू, आपने एक ही तो रुपया दिया था, 10 आने तो किराए में ही लग गए। मुकंदी ने सहमते हुए जवाब दिया था। बापू नरम पड़ गए थे। पैदल आ जाते मेरे शेर, तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? उसका वीर मेले गया और उसके लिए कुछ न लाया। वो जो चवन्नी तंबाकू के लिए दी है, उसे दे देना। लड़कियां गाय होती हैं बेटा, वो कुछ मांगती थोड़े हैं। मुकंद एकदम बैरे को पुकारता है। बिल लाओ, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत। वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। उसके पग तेजी से बढ़ते हैं। आंखों के सामने अनगिनत घोड़े भाग रहे हैं। नीलकंठ सबसे आगे आ गया है। सचमुच उस पर नजर नहीं ठहरती। बिजली की तरह दौड़ रहा है। कल गांव से एक पत्र आया था। बेटा, नदी का पानी दालान की दोनों दीवारों को साथ बहा कर ले गया है। मिस्त्री चाचा कहते हैं अभी मरम्मत हो जाए तो 50 में काम चल जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत पैसे लगेंगे। नीति अब हमारे संभाले नहीं संभलती। रात हम लोग उन्हें मेहनतों के तालाब से पकड़ कर लाए थे। वो भागने लगता है, फिर सहसा रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि इस तरह तो 7 जन्म में भी वो रेस कोर्स नहीं पहुंच सकता। उसकी आंखें सड़क पर फैल जाती हैं। कमबख्त एक भी स्कूटर नजर नहीं आता। उसके होंठ भिज जाते हैं। माथे पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उभर आती हैं। वो बस का नंबर अपने दिमाग में टटोलने लगता है। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत भाग्यवान मालूम होता है। जरा हाथ तो दिखाओ बाबू। सच? हाथ फैलाता हुआ मुकुंद मुस्कुरा उठता है। बाबा झूठ नहीं बोलता। आंखें चढ़ाकर बाबा कहता है, तू जिस काम से जा रहा है उसमें सफल होगा बेटा, लेकिन जल्दी जा, देर मत कर। मुकुंद जल्दी से जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है और बाबा को देते हुए चिल्लाता है, स्कूटर। भीड़ के साथ वो भी भीतर चला जाता है। लोग भाग दौड़ रहे हैं। वो भी उनका अनुसरण करने लगता है। भीड़ के साथ ही काउंटर की ओर सरकने लगता है। काउंटर के आसपास टोलियां खड़ी हैं। उनमें से एक में वो ठहर जाता है। लोग घोड़ों की चर्चा कर रहे हैं। वो फिर दूसरी टोली में जा रुकता है और फिर तीसरी। उसके रोम रोम में खुशी की एक लहर दौड़ने लगती है। सभी तो नीलकंठ के पक्ष में हैं। वो कतार में जा खड़ा होता है। कतार लंबी है, अभी चल नहीं रही है। तनिक भी देर उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके पांव एक जगह ठहर नहीं पा रहे। आगे का आदमी उसका दबाव महसूस कर उसे घूरते हुए कहता है, महाशय, अभी तो 15-20 मिनट हैं विंडो खुलने में, और आप? वो एक सिगरेट सुलगा लेता है और धुएं के छल्ले बनाने की कोशिश करने लगता है, पर छल्ले ठीक से बनते नहीं हैं। मुंह से निकलते ही फैल जाते हैं। जब वो बहुत खुश हुआ करता है तो छल्ले बनाया करता है। बहुत दिन हो गए छल्लों को बनाए। मेरा मन होता है मुकुंद, तुम्हें सिगरेट पीने से रोकूं, पर तुम्हारे छल्लों में ही फंस कर रह जाती हूँ। सब कुछ भूल जाती हूँ, अपने आप तक को भी। कुसुम ने एक बार कहा था। सच? कहते हुए मुकुंद ने
एक छल्ले में उसके चेहरे को उतार लिया था। सचमुच, और तुम मेरी हो जाओ तो मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान आदमी हो जाऊंगा। वो एक लंबा कश लेकर धुआं दूर उड़ा देता है और काउंटर की तरफ बेचैनी से ताकता है। कुसुम उसकी हो जाएगी। उसके होंठ थिरकने लगते हैं। उसका बाप, जो अपनी बेटी को अच्छे घर में देना चाहता है, अब सहर्ष उसको संभाल लेगा। उसके सारे शरीर में एक भीनी भीनी खुशबू रच बस जाती है। एक प्राइवेट कंपनी में 350 की नौकरी थी। वो इंटरव्यू में आ गया था। उस दिन कुसुम कितनी खुश थी। उसने विश्वास दिलाया था कि वो अपने पिता को मना लेगी, मगर जाने फिर क्या हुआ कि वो नहीं लिया गया था। विंडो का काला छोटा सा दरवाजा खुल गया। कतार में एक उत्साह सा भर गया। मुकुंद जेब में पड़े नोटों को हाथ में भर लेता है और अनुभव करने लगता है कि उसकी जिंदगी में एक नई खिड़की खुल गई है और चारों ओर रोशनी फैल गई है। नीति बिल्कुल स्वस्थ हो चली है। शहर में ही माँ आ गई है। एक नया मकान ले लिया है उसने। कुसुम दुल्हन बनी घूंघट काढ़े खड़ी है। हाँ साहब। काउंटर क्लर्क की आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ाया सा नोटों की गड्डी विंडो के पास करता है और कहने की कोशिश करता है, ये सब नीलकंठ पर। लेकिन कह पड़ता है, नीलकंठ ना आया तो? बाजू में हटकर सोचो मिस्टर। पीठ पर जैसे एक सैलाब आता है और मुकंद को बाहर फेंक देता है। मुकंद के सामने अंधेरा छा जाता है। वो कतार में फिर नहीं जाता। मुंह लटकाए धीरे धीरे वो बाहर निकल रहा है। उसके पीछे एक शोर है और आगे अंधेरा है। उसे जैसे रास्ता नहीं दिखाई देता, फिर भी चल रहा है।